आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी, गुडविल का मीनिंग लिखो फटाफट से। थोड़ा सा लिखने का काम है, उसके बाद सिर्फ समझना है बैठ के। स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालिएगा क्वांटिटेटिव मीनिंग, या पहले लिखते हैं क्वालिटेटिव मीनिंग। क्वालिटेटिव मीनिंग लिखिए। गुडविल ऑफ अ फर्म मीन्स, गुडविल ऑफ अ फर्म मीन्स, क्या मतलब है जी गुडविल का? इट्स मार्केट रेपुटेशन। Goodwill of a firm means its market reputation that shows that the customers of the firm returns to the same place। हाँ जी, returns to the या return to the same place। देखिए, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि गुडविल का क्या मतलब है, आप कहोगे सर मार्केट में किसी फर्म की रेपुटेशन। और रेपुटेशन कैसे पता लगाई जा सकती है? अगर आप देखें कि उस फर्म के कस्टमर बार बार हमेशा जब भी सामान लेने आते हैं उसी से सामान लेते हैं। आसपास और भी बड़ी सारी दुकानें हैं लेकिन सामान उसी से लेने आते हैं हमेशा, तो हम कह सकते हैं कि इसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। लेकिन हमारे चैप्टर की कंसर्न ये बात नहीं है, हमारे चैप्टर की कंसर्न है ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ये हमें पूरे चैप्टर में सीखना है। लिखिएगा, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ अ फर्म्स फ्यूचर सुपर प्रॉफिट्स। A firm's future super profits that it will earn because of any of the following reasons। हाँ जी, ये है असली चैप्टर हमारा। आप लिखते जाइए, आराम से नोट्स बनाइए, फिर मैं समझाता हूं। लोकेशन अगर आपकी बहुत अच्छी जगह पर है, लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपने एक बहुत अच्छा होटल खोला हुआ है, 5 स्टार 7 स्टार होटल, और एक पॉश पॉश एरिया में खोला हुआ है, तो वो चलेगा बहुत। उसके बाद लिखिएगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखिएगा प्राइसिंग पॉलिसी। अगर आपकी प्राइसिंग अच्छी है, आप बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं, कस्टमर्स आपसे खुश रहेंगे। देन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपकी कितनी अच्छी है उस पर भी डिपेंड करता है। रीजंस तो बहुत सारे हैं। कस्टमर सपोर्ट, ठीक है जी, 5 रीजन लिखे हैं हमने। बहुत सारे रीजंस हैं। किसी भी फर्म की मार्केट में एक अच्छी स्टैंडिंग बनती है अगर हम कहें कि लोकेशन अच्छी है उसके बिजनेस की, भाई बहुत अच्छी जगह पर बिजनेस खोला हुआ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छा रखते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस भी ज्यादा है, क्वालिटी अगर मान लो थोड़ी सी कम है बाकी के कंपैरिजन में, प्राइस अकॉर्डिंगली रखा हुआ है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट बहुत ही इसको आप ऐसे समझो कि मैनेजमेंट वेस्टेज नहीं करती रिसोर्सेज की। एफिशिएंट होना मतलब कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट देना। और आपका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। चलिए जी, आइए एक बार दोनों डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हमने कहा गुडविल का मतलब आपकी मार्केट की रेपुटेशन। किसी से भी पूछें, मार्केट रेपुटेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली पुराना कस्टमर हमेशा आप ही के पास आएगा। कस्टमर रिटर्न टू द सेम प्लेस। चलिए जी,
उसके बाद यहाँ पर हमने कहा जब हम गुडविल को न्यूमेरिकली बोल रहे हैं, सपोज करो मैं आपसे कहूं कि एक फर्म है, उसकी गुडविल है 10 लाख रुपए, तो आप कहोगे ये मतलब थोड़ा समझ नहीं आया कि 10 लाख की गुडविल ये कैलकुलेट कैसे हुई। अगर हम कहें कि एक फर्म है जिसकी गुडविल 10 लाख है, तो इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं हम कहना इतना ही चाहते हैं कि आज ये फर्म यहाँ खड़ी है, फ्यूचर में ये फर्म 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाएगी, एक्स्ट्रा कमाएगी बाकी लोगों से। इसको देखिए, यहाँ पर अदर्स है, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। मान लीजिए हमारी कपड़े की दुकान है, तो ये हमारी दुकान है यहाँ पे, और यहाँ बाकी लोगों की दुकान है। जब हम कहते हैं कि हमारी गुडविल 10 लाख है, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे दुकान के सामने आसपास जितनी भी दुकानें हैं, हम उनसे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे, फ्यूचर में कमाएंगे। अच्छा, कमाने का कारण क्या हो सकता है? हमारी लोकेशन अच्छी हो सकती है, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग में, और बहुत रीजंस हो सकते हैं जी। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, हमने कस्टमर सपोर्ट कभी नहीं छोड़ा, हमने लॉस पर भी काम किया है, हमने हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया है। तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आया? ये जो हम 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे, इसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये जो 10 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा कमाएंगे बाकी लोगों से, उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। एक ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल से ऊपर है। तो गुडविल वैल्यू है। वैल्यू का मतलब, अब मैं रुपीस में बात कर रहा हूँ, मनी की टर्म्स में बात कर रहे हैं, मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। तो क्या है गुडविल? वैल्यू है किसी फर्म के फ्यूचर में कमाए जाने वाले एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की, जो वो बड़े सारे रीजंस की वजह से कमा सकती है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। पहले बताइए, यहां तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? यस सर। आइए फिर आगे चलते हैं। तो मैंने आपको मीनिंग तो बता दिया। मीनिंग के बाद अब आप हेडिंग डालिएगा। मीनिंग होने के बाद आप हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ गुडविल। दूसरा टॉपिक है नेचर ऑफ गुडविल। नेचर का मतलब, क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ एसेट इट इज। क्वेश्चन ये है, व्हाट टाइप ऑफ एसेट इट इज, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो लिखना शुरू कीजिए। आप ही बताइए, गुडविल को आप छू सकते हो क्या? जल्दी से बताओ, कैन यू टच गुडविल? यस बोला क्या आपने? हाँ सर। Goodwill is an intangible asset. Definitely you cannot touch goodwill. Goodwill is an intangible asset because it has no physical existence. अगर किसी की गुडविल है तो वो कैसे पता चलेगा कि भैया वो अच्छा प्रॉफिट कमाता है, कस्टमर उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, वैसे ही नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है जी। स्पेलिंग गलत हो गई है। Goodwill is an intangible asset because it has no physical existence. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं बस अभी आया। हाँ जी, आइए चलते हैं आगे। अच्छा, क्या गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है? तो आगे लिखते हैं गुडविल के बारे में, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट एक ऐसा एसेट होता है जो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर होके भी एक एसेट नहीं है। भाई ऐसा कौन सा एसेट है? तो मैं सबसे पहले आपको फिक्टिशियस एसेट के बारे में ही याद दिला दूं। तो जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो एसेट होते ही नहीं है, वो लॉसेस होते हैं आपके। हमने 11th में पढ़ा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, तो ये वही होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स होते क्या है, लिखिए, फिक्टिशियस एसेट्स आर द अनअमोर्टाइज्ड। अनअमोर्टाइज्ड मतलब जिसे आज तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं भेजा। fictitious assets are the unamortized losses or expenses which are shown on the asset side। उसे एसेट साइड पर ही दिखाएंगे हम जब आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं भेजना चाहते।
आप कह रहे हो बाद में भेजेंगे, which are shown on the asset side because they have debit balance, because they have debit balance. अगर किसी घाटे को या किसी एक्सपेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं माइनस कर रहे हो तो उसे कहते हैं कि वो अनअमोर्टाइज्ड है, उसे आपने खत्म नहीं करा, वो अभी जिंदा है। तो क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है वो आपकी एसेट साइड पे नजर आता रहेगा, लेकिन एसेट साइड पे होने के बाद भी वो आपका कोई एसेट नहीं है। ठीक है जी। पर गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, सिंस गुडविल हैज मार्केट वैल्यू। गुडविल आप बेच सकते हो बाजार में, सिंस गुडविल हैज इट्स मार्केट वैल्यू, सिंस गुडविल हैज इट्स मार्केट वैल्यू, आप उसे मार्केट में जाके अपनी गुडविल को बेच भी सकते हो, मैं अभी बताऊंगा कैसे। इसीलिए गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, झूठा एसेट नहीं है गुडविल। हेंस गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। हाँ जी। अब आपके मन में आ सकता है कि सर गुडविल को मार्केट में कैसे बेचा जाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लो आज एप्पल कंपनी वाले बोले कि हम अपने ब्रांड को बेच रहे हैं, किसी ने हमारी कंपनी खरीदनी है क्या। एप्पल जो यूएसए की कंपनी है वो कहती है कि हम अपने आप को बेचना चाहते हैं। तो हमने कहा बताओ आपके पास टोटल एसेट्स कितने के हैं। टोटल एसेट्स मतलब नेट एसेट्स। उन्होंने बोला जी हमारे टोटल एसेट है लेट से 1.5 ट्रिलियन डॉलर के। हमने कहा ठीक है, लेकिन एप्पल ने कहा हमें 2 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए। आप मुझे बताओ 1.5 रुपए की चीज को कोई 2 रुपए में क्यों खरीदेगा। क्योंकि उसके ब्रांड की वैल्यू है वो। एप्पल की पूरे वर्ल्ड में गुडविल है, सब जानते हैं। जो कंपनी भी एप्पल को परचेज करेगी उसकी चांदी ही चांदी है, उसको कोई अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस फोन बना के बेचना है और कुछ नहीं करना। तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का होने के बाद भी एप्पल क्या कहेगा कि हम 2 ट्रिलियन डॉलर लेंगे। एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस नाम की कीमत है। लेकिन ये नाम की कीमत किताबों में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ी ना दिखाई जाती है, ये पैसे देके थोड़ी ना इन्होंने कीमत बनाई है। ठीक है जी, क्लियर है बात, बोलो यहाँ तक अच्छे से, फिर आगे चलूंगा मैं। Yes, sir. Clear. एक काम करो, अभी जितना लिखवाया वो सारा पढ़ लो, उसके बाद मुझे बोलो हो गया, फिर हम आगे चलते हैं। ओके जी, मैं एक बार और आपको याद दिला दूं, हमने अभी तक पढ़ा है गुडविल की क्वालिटेटिव डेफिनेशन, जो कि रुपीज में नहीं बताई जाती। बस ठीक है, जैसे हर एक की गुडविल होती है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है, लोग उसे अच्छा बुरा समझते हैं, तो वो क्वालिटेटिव बात है कि कस्टमर आपके पास ही आता है। क्वांटिटेटिव का मतलब गुडविल उस सेंस में कहते हैं कि भाई फ्यूचर में हम नॉर्मल से ज्यादा कमा के दिखाएंगे आपको, तो वो हमारे सुपर प्रॉफिट्स होते हैं। कब के प्रॉफिट, जो हम फ्यूचर में कमाएंगे। ठीक है, वो क्यों आए, क्योंकि हमने मेहनत की थी। फिर मैंने नेचर बता दिया आपको, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट मत कहना गुडविल को कभी भी। क्यों मत कहना, क्योंकि गुडविल की मार्केट में वैल्यू होती है। क्योंकि गुडविल की मार्केट में वैल्यू है, इसलिए गुडविल कोई झूठा एसेट नहीं है। ठीक है जी। ये मैंने क्या लिख दिया, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। यहाँ पर एसेट लिख लीजिएगा, गलती से रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। चलो जी, आगे चलते हैं। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा मीनिंग, दूसरा पढ़ा नेचर। बस जी, अब आपका चैप्टर फाइनली स्टार्ट होता है। हेडिंग डाल देना वैल्यूएशन। आपके चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, मीनिंग, नेचर एंड वैल्यूएशन। अभी भी देख लो, मैं तब तक लिख रहा हूँ चीजें, कोई डाउट है तो पूछ लो। मीनिंग क्लियर होना चाहिए एकदम। अच्छा, मीनिंग अभी आपको थोड़ी देर में और अच्छे से क्लियर होने लगेगा। लास्ट पार्ट कर रहे हैं, लेकिन यही आपका चैप्टर है, तो यहीं से अब असली काम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अब आप एक डेफिनेशन लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि पार्टनर्स ने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, capital is the total amount of money invested in the business.
कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। हाँ जी, पार्टनर्स ने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। आगे लिखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो कॉल्ड। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो नाम और हैं, थोड़ी देर में समझ आ जाएंगे क्यों है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या नाम है जी? पहला नाम है उसका नेट एसेट्स या फिर नेटवर्थ। नेटवर्थ तो आपको समझ आ ही जाएगा भाई, किसी बिजनेस में मालिक के पैसे को नेटवर्थ हम कह सकते हैं, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा जो पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाया हुआ है। फर्स्ट अप्रोच, आपको अगर किसी बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? आप उसकी कैपिटल प्लस कर दो। कैपिटल कौन सी साइड पे होती है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड पे होती है, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच कहते हैं इसे। लिखिएगा कैसे निकालोगे आप कैपिटल, फटाफट से लिखिएगा। ऐड करेंगे किसे? बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं सारे पैसे प्लस कर दो। उसके बाद ऐड या लेस बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में अगर पैसा प्लस में पड़ा हुआ है तो प्लस कर दो, करंट अकाउंट में अगर पैसा माइनस में पड़ा हुआ है तो माइनस कर दो, क्योंकि वो पैसा भी पार्टनर का ही है। इसके अलावा कोई भी आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, किसी भी तरीके का रिजर्व, क्योंकि रिजर्व तो पार्टनर्स के प्रॉफिट्स ही हैं। ऐड एनी टाइप ऑफ फ्री रिजर्व, सारे रिजर्व पार्टनर्स के ही तो होते हैं, वो पार्टनर्स का ही तो पैसा है, तो आप एनी टाइप ऑफ फ्री रिजर्व्स को प्लस कर दो। अच्छा, फ्री रिजर्व्स के एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूं। एग्जाम्पल में नीचे लिख लीजिएगा क्या होता है एग्जाम्पल। वो हो सकता है जनरल रिजर्व, किसी वर्कर के हाथ पैर ना टूट जाएं इसके लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, उसे कहते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है, एटसेट्रा। ये हम और भी आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, पर फिलहाल ये दो रिजर्व आप ध्यान रखना। बाकी किसी के भी साथ रिजर्व लगा होगा वो आप प्लस में लेना। कोई भी फिक्टिशियस एसेट है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा, फिक्टिशियस एसेट। अब आप कहोगे ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये लॉस होता है ना। फिक्टिशियस एसेट को माइनस क्यों करूं? क्योंकि ये लॉस होता है मेरा। आज तक पार्टनर्स ने उसे माइनस नहीं करा, इसीलिए आज हम उसे माइनस करेंगे। तो ये जो निकल के आएगी इसे आप कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। लो जी, अभी हम कोई बात नहीं कर रहे गुडविल के बारे में, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि पार्टनर की कैपिटल कैसे निकाली, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है। फिक्टिशियस एसेट्स का एक एग्जांपल लिख लो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर फर्म ने कोई ऐड कराया है लेकिन उसका खर्चा अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस नहीं करा, तो हम यहां से उसे माइनस करेंगे क्योंकि वो खर्चा होता है। तो प्लीज आप पहले इतना पार्ट देखो, अगर आपको कोई डाउट है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में तो मेरे से पूछो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। करना कुछ नहीं है, करंट अकाउंट के बैलेंस प्लस कर लो, कैपिटल को प्लस कर लो, सारे रिजर्व्स को प्लस कर लो, कोई लॉस हो रखा है पुराना माइनस कर लो, फिक्टिशियस एसेट सब तरीके के माइनस कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। देख लो जी, क्लियर है। ठीक है फिर। अच्छा, तो ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी आ गई। आगे चल रहे हैं फिर। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एक अप्रोच और होती है, लिखना सेकंड अप्रोच। उसके लिए कहना एसेट साइड अप्रोच। ये मैं अभी आपको समझाता हूं। एसेट साइड अप्रोच, देखिए बात क्या है। अब जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं वो कॉपी मत करना, आप सिर्फ समझना। ये मैंने आपको एक बैलेंस शीट दिखाई, बचपन से बनाते आ रहे हैं बैलेंस शीट जब छोटे थे। यहां पर मैंने सारे एसेट्स लिखे हुए हैं, यहां पर मेरे फिक्स एसेट्स हैं, ध्यान से समझना। मेरे पास 20 लाख रुपए के फिक्स एसेट्स हैं, मेरे पास करंट एसेट्स भी हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं। काम करो कॉपी कर ही लो।
मेरे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मेरे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी है, जो मेरा फिक्टिशियस एसेट होता है 10 लाख रुपए का। तो मेरी एसेट साइड का टोटल है 40 लाख रुपए। आप प्लीज कॉपी कर लेना। ए की कैपिटल 15 लाख रुपए, बी की कैपिटल 15 लाख रुपए, जनरल रिजर्व 6 लाख रुपए, क्रेडिटर्स 4 लाख रुपए। तो ये लो जी, ये मैंने आपको एक बैलेंस शीट बनवाई है, कॉपी करो, फिर इससे रिलेटेड बात करते हैं जरा। ये उसकी सारी लायबिलिटीज है, ये सारे एसेट्स हैं, ठीक है जी। हेडिंग डाल देना बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड 1 मिनट में झट से निकाल दोगे। आप कहोगे सर उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए फर्स्ट अप्रोच, आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको? मैंने कहा था पार्टनर कैपिटल 15 लाख, ए की कैपिटल 15 लाख, बी की कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस हो गया, करंट अकाउंट है नहीं, तो मैंने कहा था जनरल रिजर्व प्लस कर देना। फिर अगर कोई लॉस हो तो माइनस कर देना, जैसे ये लॉस है इसे माइनस कर देना। तो आप कहोगे सर ये लो आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड, 15 और 15 30, 30 और 6 36, 26 लाख रुपीस की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। बोलो इतनी बात क्लियर है तो बताओ। यस सर। अच्छा, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं आपको ये कैपिटल गायब कर दूं, ये भी कैपिटल गायब कर दूं, ये भी गायब कर दूं, ठीक है जी, ये वाली जो फिगर है, ये वाली सारी फिगर मैं आपकी गायब कर दूं, तो भी क्या आप निकाल सकते हो कैपिटल? आप कहोगे हाँ सर, हम फिक्स एसेट्स के अंदर ये करंट एसेट प्लस कर देंगे, इसको लेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो एसेट है ही नहीं। आप ये एसेट वाली साइड में से ये माइनस कर दोगे सिर्फ। आप ध्यान से सोचो, अगर मैं ये एसेट वाली साइड पूरी प्लस करके इसको छोड़ के, इसे छोड़ के, ये तो लॉस है इसको इग्नोर कर दो, अगर मैं ये 30 लाख रुपए के एसेट में से ये बाहर वालों का पैसा हटा दूं, तो यही वाली फिगर तो निकल के आएगी। जल्दी बताओ, निकाल सकता हूं ना मैं ऐसे? हेलो, यस सर। आप याद करो बचपन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते थे जब छोटे थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या नहीं बन सकता, एसेट माइनस लायबिलिटी? ये सारे एसेट प्लस कर दो और ये बाहर वालों का पैसा जो लायबिलिटी है वो माइनस कर दो। तो अल्टीमेटली अब आप नीचे सेकंड अप्रोच लिखिएगा। सेकंड अप्रोच, हाँ चलिए यहां लिखिए जरा, इस अप्रोच का नाम है एसेट साइड अप्रोच। इसमें आपने करना क्या है, फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, एड ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स को प्लस कर दो। कौन से एसेट मत लेना, जल्दी बोलो कौन से एसेट मत लेना? फिक्टिशियस एसेट्स को मत लेना क्योंकि वो एसेट होते ही नहीं है। ऐड कर दो ऑल एसेट्स, माइनस कर दो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। बाहर वालों का जितना पैसा है, चाहे वो क्रेडिटर हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बिल्स पेबल हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, कुछ भी हो, तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम मैंने लिखवाया था नेट एसेट्स। एसेट्स में से जब हम लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो उसे नेट एसेट्स भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं, बात एक ही है। हाँ जी, तो पहले बताओ आपने ये फॉर्मेट अगर लिख लिया हो तो। सर लिख लिया। तो देखो फिर मैं आपको यहाँ पे सेकंड अप्रोच से आंसर निकालना सिखा रहा हूं, आप कॉपी कीजिएगा। क्या फॉर्मूला लिखवाया है? ऐड ऑल एसेट्स। तो फिक्स एसेट है 20 लाख के, प्लस करंट एसेट्स है मेरे 10 लाख के, तो टोटल एसेट्स हैं 30 लाख के। उसमें से माइनस करने को कहा था मैंने लायबिलिटीज, लायबिलिटी है 4 लाख की, तो मेरे पास 26 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। तो देखो पहले भी उतनी ही आई थी, तो मैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स कह रहा हूँ, बात एक ही है। कॉपी कर लो, कोई डाउट नहीं है तो कंफर्म करो। ये देखो आंसर हर बार सेम आएगा, किसी भी मेथड से निकाल लो। अब आप कहोगे एग्जाम में किससे करें?
तो देखना पड़ेगा आपको कौन सा वाला डेटा देगा, जैसा आपको क्वेश्चन में वो डेटा देगा वैसे ही आप आंसर निकालोगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें अच्छे से निकालनी आ गई, बाकी तो क्वेश्चंस में वैरायटी आएगी तो देखेंगे। आइए आगे चलते हैं, दूसरी हेडिंग डालिएगा। हमने सबसे पहले सीखा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। पॉइंट नंबर 2, लिखिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लिखिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है? देखिए जरा, इसे शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मल आरओआर भी कहते हैं, मैं आगे वाले क्वेश्चंस में इसे नॉर्मल आरओआर कहूंगा। लिखिए, इट इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न that a firm can earn on its capital employed. It is the percentage of return that a firm can earn on its capital employed. Full stop. It is a standard rate. It is a standard rate determined या standard rate calculated as per the industry. As per the industry it belongs. हाँ जी, इतना कॉपी हो जाए तो बताइएगा। देखिए बात क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है पहले समझते हैं, फिर आप रीड कीजिएगा। भाई मैंने कहा कि मैं एक टेक्सटाइल की फर्म खोल रहा हूं, हम कपड़े बेचेंगे, गारमेंट्स बेचेंगे। तो आपको पता है इंडिया में जितनी भी टेक्सटाइल से रिलेटेड फर्म है, जब मैं उन्हें प्लस कर देता हूं तो बनती है इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हर बिजनेस का कोई ना कोई परसेंटेज फिक्स रहता है कि इतनी कमाई तो हो ही जाएगी। हर बिजनेस में कोई ना कोई परसेंटेज आपका फिक्स रहेगा कि इतनी कमाई तो आप इस बिजनेस के अंदर कर ही लोगे। जैसे मान लो मैं अगर कपड़े बेचता हूं तो मेरे को वो कहते हैं कि आप जितना भी पैसा लगाओगे उस पर 20% कमाई हो जाती है। मैंने कहा ये आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा वो इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है, वो पता चल जाता है। तो ये जो 20% मुझे लोग कह रहे हैं कि इतना तो आप कमाई लोगे, इसी को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। मैंने कहा भाई साहब क्या 20% कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? उन्होंने कहा नहीं नहीं, दुकान खोल लो, ठीक से बात, ठीक से काम करना, तो 20% तो आप कोई भी कमा लेगा इसमें। इसका मतलब अगर मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए है तो उसका 20% 2 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है ये। इस बिजनेस के अंदर 20% कमाना नॉर्मल है। अब आप डेफिनेशन पढ़ो और बताओ क्लियर है? सर समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप भी कॉपी करते चलिएगा। मिस्टर ए ने बिजनेस में पैसे जो लगाए, मिस्टर ए ने बिजनेस में जो पैसे लगाए वो हैं 6 लाख रुपए। मिस्टर बी ने जो बिजनेस के अंदर पैसे लगाए वो है 4 लाख रुपए। तो यानी इन लोगों की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 10 लाख रुपए। ये इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। मैंने इनसे पूछा आप किस चीज का बिजनेस करते हो? तब इन्होंने मुझे बताया कि हम कुल्फी बेचते हैं। इन्होंने हमें बताया हम कुल्फी बेचते हैं। तो इन्होंने साथ में ये भी बताया कि सर अगर हम 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगा के अगर हम कुल्फी बनाते हैं तो हम उस पर 20,000 का प्रॉफिट कमा लेते हैं। इन्होंने मुझे क्या बताया कि अगर हम 1 लाख रुपए का मटेरियल लगा के कुल्फी बना के बेचते हैं तो हम 20,000 रुपए कमा लेते हैं। तो इन्होंने बिजनेस में लगाया क्या?
1 लाख रुपए, कमाया क्या 20,000 रुपए, तो कितना परसेंट कमाते हैं ये 20%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसे कहते हैं कि नॉर्मली इतना तो कमा ही लोगे। अगर मान लो इन्होंने कहा कि सर हम अपने बिजनेस में 20% तो हर बार कमाई लेते हैं, 20% कमाने के लिए हमें स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो 10 लाख रुपए लगा के ये कितने रुपए कमा पाएंगे हर बार? ये 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा के ये हर बार 2 लाख रुपए की कमाई कर पाएंगे, और इस कमाई को करने के लिए कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर आप लिखिएगा नो स्पेशल एफर्ट, कोई स्पेशल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस खोलना तो पड़ेगा, दुकान तो खोलनी पड़ेगी, दुकान पे आना तो रोज पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 2 लाख रुपए ये कमा रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए इसे नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। अब बताइए, अब आया समझ? यस सर। ठीक है जी। तो मैंने आपको लगे हाथ नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में भी बता दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में फिर से पढ़ रहा हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक परसेंटेज होती है जो कोई भी फर्म कमाती है अपनी कैपिटल पे। ये परसेंटेज स्टैंडर्ड रेट है कि इतना तो आप कमाई लोगे, इंडस्ट्री को देख के हमें समझ आ जाता है कि इतनी कमाई तो हो ही जाएगी। जैसे कुल्फी की कोई इंडस्ट्री है तो उसमें उन्होंने कहा आप जितना पैसा लगाओगे 20% कमा लोगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नीचे लिखिएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स आर द प्रॉफिट्स फॉर विच नो स्पेशल एफर्ट्स। सर आपको इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं करना पड़ेगा। नो स्पेशल एफर्ट्स आर टू बी डन। ठीक है जी। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको नॉर्मल प्रॉफिट का कि देखो बताओ कितना पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल कितनी है आपकी, कौन सी इंडस्ट्री से, कुल्फी वाली इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो वहां 20% कमाई होती है, तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है जी। सारी इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न फिक्स रहता है कि इतनी कमाई तो यहाँ पे हो ही जाती है। कपड़े का देखो, जैसे मैं रेस्टोरेंट का बताऊं, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं तो वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट 10% से 16% के आसपास रहते हैं। सबका खर्चा पे करके 10 से 16% आप कमाई कर लोगे। ठीक है जी। बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट तक बात मेरी क्लियर है आपको? बताइए। यस सर। अब एक नोट लिखिए, लिखिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। Normal rate of return is always given in question. But it can be calculated as follows. It can be calculated as follows. फॉर्मूला भी है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का, पहले मैं समझा दूं। अच्छा, मैं ना अभी आपको कोई मेथड स्टार्ट नहीं कराया है। गुडविल कैलकुलेशन के इस चैप्टर में 3-4 मेथड है, मैं उस मेथड के अंदर के फॉर्मूले समझा रहा हूं अभी आपको। ठीक है, ये जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, मैंने अभी आपको कोई मेथड पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा है कि फॉर्मूला लगा के गुडविल आ जाएगी। मैंने अभी आपको अंदर की चीजें पढ़ाना शुरू करा है कि जो भी मेथड हम सीखेंगे उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास तक समझ समझ के। ये आपका मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया, ये रहा। उसके पहले मैंने ऊपर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया। तो जब हमें अंदर की सारी बात समझ आ जाएगी तो फिर तो गुडविल हम निकालना सीख ही जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, कॉपी मत करना। हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाली जाती है वो सीख रहे हैं। एक बंदा ये कहता है कि मैं जब बैंक में एफडी कराता हूं तो मुझे 7% का इंटरेस्ट देता है बैंक। मैं जब बैंक में एफडी कराता हूं तो बैंक वाले मुझे 7% का इंटरेस्ट देते हैं और मेरा इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो जो 7% ये कमा रहा है इसे कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। कोई बिजनेस मत करो, बैंक में एफडी करा लो, पैसे बैंक में डाल दो, 7% मिलता रहेगा। उसने कहा अगर मैं बिजनेस करूं तो मुझे एक्स्ट्रा कम से कम 8% मिल जाएगा क्या?
अगर मैं बिजनेस करूं तो मुझे 7 के ऊपर भी 8 मिल जाएगा क्या? यानी वो चाहता है कि 15% की कमाई हो जाएगी क्या बिजनेस? भाई कोई बंदा बिजनेस करता है तो रिस्क लेता है। तो खाली बैठे बैठे 7% कमा रहा है, वो कह रहा है मैं बिजनेस अगर करूं, मैं रिस्क लूं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? तो इसे कहते हैं रिस्क प्रीमियम। इसे कहते हैं रिस्क लेने का नतीजा क्या निकला। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। क्वेश्चन आपको बताएगा कि रिस्क फ्री रिटर्न है 7%, कि इतना तो कोई भी कमा, इतना तो बैंक वाले ही दे देते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको 8% एक्स्ट्रा और मिलेगा, तो आप कमाएंगे टोटल 15%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का आपको फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया? सर आगे। ठीक है, पहले अब यहां तक एक बार आप देख लो सारा। बता दीजिएगा, आराम से देख लीजिए। क्लियर है। ठीक है, मैं ना भी मेरी क्लास लीजिए, क्लास के बाद बताता हूँ। आइए फिर आगे चलते हैं। तो आपको क्या क्या सिखा दिया मैंने? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सिखा दिया मैंने आपको। मैंने आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बता दिया। आइए आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। हेडिंग डालना है अब आपने। पढ़ाया है, एक बार यहां तक जितना पढ़ाया है सारा देख लो। सुपर प्रॉफिट मेथड करा दिया मैंने आपको। अभी और डिटेलिंग लिखवाऊंगा अच्छे से, पहले आप यहां तक देख लो। नोट्स अच्छे से लिखना, ताकि बाद में फिर से डाउट के लिए क्लास ना रखनी पड़े हमें। हालांकि अब ये क्लास भी देख ही सकते हो फिर से। सर क्लियर है। ओके जी, वेरी गुड। आइए